थी भाजपा के साथ रहा हूं जब पीडीपी ने भाजपा के साथ जो है वो सरकार बनाई, और उसके बाद ये बयान जुनैद अजम मत्तू ने कहा, और कहा ये कि मैं उस वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन था, यानी कि मैं अंदर था, और अंदर से जो प्रोपोगंडा जो तैयारी कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो ये कहती थी कि हम जो है वो भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, मगर भाजपा चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो उप मुख्यमंत्री बने और भाजपा का जो है वो मंत्री बने, यानी कि सीएम जो है वो भाजपा का रहेगा और जो डिप्टी सीएम है वो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो बने। और इसी सब पे ये जो बयान सामने आया है, जो ट्वीट सामने आया है, और ट्वीट सामने आने के बाद जो है वो सियासत काफी गर्म आ चुकी है। और इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए महराज मलिक हैं, डीडीसी कहारा। महराज जी, जुनैद अजम मत्तू कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो तैयार थी 2014 में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ, और आज उमर अब्दुल्ला जब बयान करते हैं वो साफ ये कहते हैं, ऐसा लगता है कि सदियों तक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। देखिए, जिस तरीके से आपने बात रखी है इस वक्त, अब अगर आप कश्मीर के अंदर देखेंगे एनसी और पीडीपी जो है सरगर्म है। अब जम्मू कश्मीर में पहले सरकारें तय होती थी कि कश्मीर से जो लीडरशिप कहती थी वही होता था, लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला क्या सोचता है, महबूबा मुफ्ती क्या सोचते हैं, भाजपा के लोग क्या सोचते हैं, कांग्रेस के लोग क्या सोचते हैं। सवाल ये है कि आम जनता के दिल में क्या है, वो किसे मुख्यमंत्री देखना चाहती है। एनसी तय कर रही है, कांग्रेस तय कर रही है, भाजपा तय कर रही है। लोग जो हैं अपनी राय अपने वोट से देते हैं, लेकिन लोगों की राय उससे पहले कोई नहीं जानना चाहता है। देखिए, सवाल ये होना चाहिए था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए। यहां पर अगर आज की डेट में भी नाम लेंगे, अगर आप 2014 की बात कर रहे हैं, सत्ता पाने के लिए बीजेपी किसी के साथ भी जुड़ सकती है, एनसी के लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और ये कारनामे उनके बहुत पुराने हैं। अब पहल किसने की, वो पीडीपी के लोग थे, लेकिन इन चीजों को पीछे रखने की जरूरत है। इस वक्त ये देखना है क्या इनके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो जम्मू कश्मीर की रहबरी कर सके। मैं अंडर 19 का वर्ल्ड कप देख रहा था, इस वक्त इंडिया जो है फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल कर आई है, वहां पे हार गई है, लेकिन वहां पर जिन बच्चों ने परफॉर्म किया 19 साल से नीचे हैं, और आने वाले कल में वो इंडिया के लिए खेलेंगे, बड़ी टीम पे जो है वर्ल्ड कप खेलेंगे, मैचेस खेलेंगे उन्हीं 19 साल बच्चों में से। लेकिन एक सियासत का मैदान ऐसा है जहां खानदानों के खानदान उन्हीं को गिनाया जाता है कि कौन आदमी जो है नेता बनेगा और कौन जम्मू कश्मीर का फैसला। पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वो सर पे खड़े हैं, किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो निशाना मार रही है भाजपा को, उसके बाद जुनैद अजम मत्तू ने जिस तरह से बयान सामने लाया है, ऐसा लगने लगा है कि जो अपनी पार्टी है वो भी जो है वो अपनी तरफ से मजबूत है। मगर वो जो बात है 2014 की, वो बात है वो कहीं ना कहीं आज जो है वो सामने आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। आपको शक क्यों हो रहा है, या इसमें इतना मतलब खुल के बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? जिन लोगों के कारनामे, जिन लोगों की धांधलियां उसी बुनियाद पर हुई थी, जिन लोगों ने बहुत कश्मीर को के खून पे सियासत की है, कश्मीर के नौजवानों पे सियासत की है, और इसमें एक उनका कोई वो स्पोक्स पर्सन पुराना कह रहा है, तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये सब के सब वही है जो कश्मीर और कश्मीरों का सौदा किसी हद तक कर सकते हैं, और किए भी हैं इन लोगों ने। पीडीपी को लोगों ने 25 सीटें दी थी, भाजपा के साथ इलाक करने के लिए नहीं दी थी, लेकिन वो लोग इकट्ठे होकर सरकार बनाए। अब एनसी को मौका नहीं मिला, वरना वो लोग भी 16 सीटें लेकर सरकार बना लेते। अब आजाद साहब को देख लीजिए, वहां नेशनल लेवल की पार्टी छोड़कर यहां उनकी दलाली कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी वो भी वही कर रहा है। कांग्रेस की मजबूरी है कि अपोजिशन में रहकर काम करना पड़ेगा, वरना कांग्रेस भी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती। लेकिन एक वक्त आएगा इस देश के अंदर जिस वक्त 3 पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, जब अरविंद केजरीवाल अपोनेंट बनेगा, कांग्रेस और भाजपा भी मिलकर देश के अंदर सरकार बनाएगी। ये तो केजरीवाल के नाम पे जो है वो इलेक्शन लड़ा, डीडीसी इलेक्शन जो है वो उनके नाम पे आपने लड़ा, उसी पार्टी के साथ रह के जो है वो आपने इलेक्शन लड़ा। बहुत सारी बातें जो है वो आपने इलेक्शन से पहले की, मगर अभी तक जो है वो आपके इलाकों में ना बीडीओज बैठते हैं, ना तहसीलदार बैठते हैं। जो आपने वादे किए थे, वो वादे कहीं ना कहीं सबके सामने और खोखले हैं। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं वो लोगों ने वो वोट नहीं दिया है अभी मुझे कि जिससे आप ये उम्मीद लगा लें कि मैं बीडीओ को वहां पे अपॉइंट कर सकूं।
मुझे वो ताकत अभी लोगों ने दी है, वो वोट अभी कास्ट नहीं किया है, क्योंकि डीडीसी का इलेक्शन पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं। लेकिन जो आज से पहले इन लोगों ने वोट कास्ट किए थे और जो बड़े बड़े नेता बन के निकले हैं, ये काम उन लोगों का था। मुझे अभी वो ताकत लोगों ने नहीं दी है। एमपी के इलेक्शन आ रहे, अगर वहां लोग ताकत देते हैं तो फिर ये काम मुमकिन हो सकते हैं। ये काम तो भाजपा से एक बार कंपेन कर रहे हो, अपने लिए कंपेन कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मुझे वोट दो, मैं आपको ये चीजें दूंगा। इन चीजों का थोड़ा सा जवाब चाहिए, और लोग भी ये जानना चाहते हैं, क्या आपको लोगों ने वोट दिया, डीडीसी आपको बनाया? आज वो लोग जो है वो तरस रहे हैं कि हमारे दफातरों में ऑफिसर बैठे, तहसीलदार बैठे, बीडीओज बैठे, वो इलाका, जिन इलाकों में जो है वो पिछले कई कई सालों से जो है वो दफ्तरों में जो है वो मुलाजिम नहीं बैठता है। आप ये बोलते हो कि मुझे वोट दीजिए, उसके बाद जो ये काम होंगे। आखिर आप कंपेन कर रहे हो, आपने जो किया, आपको जो वोट दिया लोगों ने, उसका जवाब दो ना। वही बात मैं कह रहा हूं, मैं एक डीडीसी हूं। जैसे आपने कहा, मैं आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ इलेक्शन लड़ा था और जीत कर आया हूं। इस वक्त कौंसल जो है भाजपा की है, वहां चेयरमैन भाजपा का है, वाइस चेयरमैन जो है वो भाजपा की है। यहां जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सत्ता में कौन है? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, कौन है सत्ता में? जम्मू कश्मीर को देख कौन रहा है? एलजी मनोज सिन्हा भाजपा के इशारों पे काम कर रहा है। इस वक्त भाजपा डंके की चोट पे कह रही है कि हमने देश के अंदर जो है माहौल बदल दिया, और वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी। तो ये सवाल एलजी मनोज सिन्हा से पूछ लीजिए ना। अगर आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बता रहे हैं कि मुझे तहसीलदार नहीं है, उसकी चिट्ठी मैंने 1000 बार लिखी है एलजी मनोज सिन्हा को, क्या उसका जवाब वो नहीं देना चाहिए? और दूसरी बात, मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूं। गुलाम नबी आजाद जब हेल्थ मिनिस्टर था, तब बिहार वहां पे जो गायनी का काम था एक मर्द करता था, गिरधारी लाल उसका नाम था। और आज की डेट में भी गायनी का काम करने वाली कोई लेडी डॉक्टर हमारे पास नहीं है। ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। गुलाम नबी आजाद डंके की चोट पे कह रहा है मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले क्या वो एलजी और मोदी जी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है हमें गायनी दे दीजिए? वो तो दावा करता है मैंने हॉस्पिटल बनाए। हॉस्पिटल के अंदर इन्हें डॉक्टर दिए? क्या उसकी भरपाई महराज डीडीसी का इलेक्शन जीतने के बाद कर सकता है? मैं एक काउंसलर हूं, एक काउंसिल का मेंबर हूं, डिस्ट्रिक्ट का एक मेंबर हूं, और मेंबर से ऊपर चेयरमैन होता है। और जो भाजपा के लोग हैं, ये सवाल तो पूरे देश के अंदर भाजपा से ही सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर डीडीसी के पास इतनी ताकत होती तो महराज मलिक बहुत कुछ करना चाहता है। मैं तो स्कूलों का हुलिया बदलना चाहता हूं, मैं तो करप्शन को रुकते हुए देखना चाहता हूं, मैं गरीबों के साथ इंसाफ होते हुए देखना चाहता हूं। क्या मेरे कहने पर एडमिनिस्ट्रेशन मुझे कोऑपरेट करेगी? क्या मेरे कहने पर एजेंसीज मुझे कोऑपरेट करेगी? आपको क्या लगता है मेरे कहने पे एजेंसीज कोऑपरेट करेंगी? 3 साल आपको इक़्तिदार में हुआ, डीडीसी के इक़्तिदार में, अभी तक करप्शन आपने खत्म किया अपने इलाके में? क्या वहां के लोग जो है ये कह रहे हैं कि महराज ने किया? महराज मलिक, आप मोटी बात सुन लीजिए मेरी। सवाल उठाना आसान है, लेकिन इंसान की पावर को भी समझना आपके लिए बहुत ये बता दीजिए कि पावर कितनी है? आप सुन लीजिए, लोग यही जानना चाहते हैं। आप बार बार पावर कर रहे हैं, आप बताइए ना पावर कितनी। मेरी बात सुन लीजिए। एक आदमी आपसे, तहसीलदार आपसे पैसे लेता है, या कोई एक आदमी मुलाजिम कोई आपसे पैसे लेता है, पुलिस वाला है, कोई भी ऑफिशियल आपसे पैसे लेता है आपको काम कराने के लिए। आप मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है महराज के पास इतनी ताकत है कि वो उसको सस्पेंड करे ऑन स्पॉट पे? आप मुझे बताओ ना। क्या आपको लगता है कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं उसके खिलाफ कार्रवाई बिठा सकूं? आपको लगता है कि महराज मलिक उतनी बड़ी ताकत रखता है कि ये तहसीलदार को, एसडीएम को, डीसी को, या किसी सेक्रेटरी को, किसी को भी ऑन स्पॉट इंक्वायरी करके उसको पावर चाहते हो कि मुझे ये पावर मिले और मैं ऑफिसरों को सस्पेंड करूं? नहीं, आप मुझे बताओ ना, क्या मेरे पास उतनी ताकत है? नहीं, आप मुझे बताओ ना, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, क्या डीडीसी के पास इतनी ताकत है कि कोई कंप्लेंट लेकर आए या ऑन स्पॉट पकड़ा जाए करप्शन में जो है उसका हाथ है, या उस ले रहा है, मेरे सामने ले रहा है? क्या मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं उसको सस्पेंड करूं? मैं एजेंसीज को जो है बताऊंगा। क्या एजेंसीज मेरे कहने पे इंक्वायरी कर सकती है? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। आपने कहा 3 साल महराज मलिक के पूरे हुए, हाँ मैं मानता हूं, लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने रखना चाहता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं मैं ईमानदार हूं। जहां पर इतने नेता है जो सत्ता में बैठे, कोई एक शख्स इलेक्शन के दौरान कैंपेन में यह बोले कि मैंने ईमानदारी से काम किया। डॉक्टर जितेंद्र जो है ना, जो इस वक्त एमपी का चुनाव लड़ा है, 2 बार जीता है कठुआ उधमपुर असेंबली से, उसे बता दो कि वो खड़ा होकर एक बात बोले कि मैंने ईमानदारी से काम किया, और जनता के सामने बोले। अगर जनता के सामने नहीं बोल सकते, अपने मोबाइल पे बोले कि हमने ईमानदारी से जो है, मैंने ईमानदारी से काम किया, बिना करप्शन के लोगों के काम किए। महराज मलिक डंके की चोट पे कहता है 3 साल से इख्तिदार में हूं, किसी का 1 रुपया नहीं खाया हूं और ना खाऊंगा। हां, जो लोग ये काम करेंगे उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर सकता हूं। हां, जिस दिन मौका मिलेगा कार्रवाई करने में कतराएंगे नहीं। एक चीज मुझे आपसे चाहिए कि आप ये बता रहे हो
कि पावरें जो है वो नहीं दी, जो चीज आप बार बार ये बोलते हैं कि पावर पावर पावर, ये बता दीजिए कि कितनी पावर है आप लोगों को? है क्या? 70 लाख लगाने की ताकत है। इस बार कुछ उम्मीद है। इस बार कौंसल में इस वक्त अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर कौंसल सबसे बड़ी ताकतवर है। जो कैपेक्स का है, जो यूटी का प्लान है, जो अपना एरिया डेवलपमेंट का प्लान है, मुझे लगता है कि अगर इन्वॉल्वमेंट कैपेक्स के प्लान में होगी कौंसल की, मुझे पूरी उम्मीद होनी चाहिए। जिस दिन कौंसल जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट करेगी तो मुझे लगता है ताकत आ जाएगी, वरना अगर इन्वॉल्वमेंट हमारी नहीं होगी तो ताकत खोखली है। दावा ये सिर्फ मुझे प्रॉब्लम नहीं है 280 डीडीसी हम, मुझे क्यों बता रहे हो? किसी एक डीडीसी को उठा के बताओ जिसने जनता से वोट लिए, उसमें भाजपा के हैं, एनसी के हैं, कांग्रेस के हैं। मुझे एक बात बताओ, मेरे अलावा क्या कोई डीडीसी आपको नहीं दिखता है? क्यों वो लोग खड़े होकर आवाम की बात नहीं करते? क्या उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में सब बेहतर हो रहा है कि एक महराज मलिक के कॉन्स्टिट्यूंसी में तहसीलदार नहीं है, बीडीओ नहीं है? क्या बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक है? क्या बाकी जगह स्कूल बेहतर है? क्या बाकी जगह रोड ठीक है? क्या बाकी जगह करप्शन नहीं हो रही है? क्या बाकी जगह लूट खसोट नहीं हो रही? तो आपसे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वो नहीं कह रहा, उसी चीज का हाल हम जानेंगे ना आपसे। बिल्कुल, आप ये बताओ ना, आप जिस इलाके से आते हैं, अगर मेरी उस इलाके से मुझे रोज फोन कॉल आते हैं कि जनाब बीडीओ दफातर में नहीं है, तहसीलदार दफातर में नहीं है, तो आप उस चीज को सामने क्यों नहीं लाओगे? आप दूसरी पंचायतों की, दूसरे इलाकों की बात क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे पास फंड आता है ईयरली, मैंने कहा था एलजी को कि मैं हायर करूंगा, आप मुझे कोई वीडियो दे दो, आप मुझे कोई तहसीलदार दे दो, तनख्वाह साल की सैलरी मैं दे दूंगा। अगर मैं अपने फंड में से नहीं दे सकता, जनता से वसूली करके वीडियो ले लेंगे, या जो पुराने रिटायर हैं उनको आप अपॉइंट करवा दो, हम उनको सैलरी देंगे। अरे भाई, किन लोगों के सामने आप गुहार लगा रहे? ये जो वेटिंग लिस्ट इनने खत्म की, बच्चे आज सड़कों पे चीख चीख के कह रहे हैं, लेक्चरर्स इस वक्त सड़कों पे है, कैजुअल लेबर सड़कों पे रहे। मुझे बताओ ना, ठीक है मेरे इलाके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हुआ, भाजपा का सपना था हम कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करेंगे, ये तो पूरे देश के अंदर सत्ता में है। क्या ये सवाल इन लोगों से नहीं पूछेंगे? इन लोगों ने इनका अजाला नहीं किया, उनको बता रहे हैं बैकडोर एंट्री हुई है, और अपने दौर के अंदर 10 साल के अंदर इन्होंने खरबों रुपया जमा किया है, और अब इलेक्शन के दौरान जाएंगे और लोगों को 500 रुपए की फ्रूटी पिलाकर वोट लेंगे। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए? और आप मुझसे उम्मीद लगा रहे हो कि महराज मलिक वीडियो को पोस्टिंग कराए? अरे ये ताकत तो हमारे डीसी के पास नहीं है, ये ताकत तो हमारे चेयरमैन के पास नहीं है। आवाज तो उठा सकते हो, लोगों की बात तो सामने। आप तो पिछले 1-2 महीने से जम्मू बैठे हैं, वो लोग रोना रो रहे हैं वहां पे, उन लोगों के दफातर खाली हैं, कोई बैठ नहीं रहा है। अगर किसी गरीब इंसान को जो है वो कागज साइन करवाना, आपको क्या लगता है क्या करूं? एलजी को चिट्ठी लिखनी थी, लिख दी है, चिट्ठी लिखने से काम हो गया तो क्या करूं? नहीं आप मुझे बताओ ना, क्या इतना ही कर सकता है महराज मलिक की? एक चिट्ठी लिख दी, अपना फर्ज अंजाम दे दिया। नहीं करेगा क्या? ये जो बहरे गूंगे अनपढ़ और जाहिलों की जमात भाजपा में बैठी है, उन लोगों के सामने गुहार लगाएं जो इस वक्त सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, जो सड़कों के अंदर ठेकेदारी कर रहे हैं, जो चला रहे हैं काम धंधा। हम किसके पास जाएंगे? इस वक्त रविंदर रैना वहां कश्मीर में जाकर 2 बच्चों को गोद में उठाकर प्यार और चुम्मे लेगा और बताएगा कि हम जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये किसी का राशन कार्ड बनाने को राजी नहीं है। बना के दिखाए ना राशन कार्ड, किसी को पेंशन लगवा कर दिखाए ना, किसी जगह कोई काम, सड़क का काम करवाए ना। बड़े बड़े कामों में प्रोजेक्ट ले लिया, ठेकेदारी सबलेट पे उठा के रखी है, आवाम के काम कौन करेगा? कौन कमिश्नर सेक्रेटरी को, कौन एलजी को बताएगा? उसको मिलने के लिए आपको महीनों इंतजार करना पड़ेगा। मैंने मिलने की भी कोशिश की, गुहार किससे लगाओगे आप? गुहार किससे लगाओगे जब ये लोग मिलने ही नहीं देंगे, ये टाइम नहीं निकालेंगे, तो चिट्ठी नहीं लिखेंगे और क्या करेंगे? आज कमेंट लिखने पर इनके पास पूरी रिपोर्ट आ जाती है। क्या एजेंसीज इस बात को नहीं लिख रही है कि महराज मलिक हायर करना चाहता है, 20 लाख सैलरी मैं दूंगा? अरे कोई भी एलजी उठाकर किसी आदमी को बिठा दे, 20 लाख का इंतजाम मैं कर दूंगा। 20 लाख सैलरी मैं दे दूंगा, मैं दे सकता नहीं, मैं अकेला नहीं दे सकता, मैं जनता से भी इकट्ठा कर सकता हूं, मैं अपने फंड से भी लगा सकता हूं। यार लोगों की मजबूरी है, उसका अजाला कैसे करेंगे हम लोग? देखिए फेलियर है जम्मू कश्मीर के अंदर, फेलियर है भाजपा का। मैं एक ही बात कह रहा हूं, इन्होंने करप्शन के अलावा और कोई काम जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं किया। और ये जो सड़कें बता रहे हैं ना, ये दिखाने के लिए है। इन सड़कों पे जो गाड़ियां दौड़ेंगी वो हमारी नहीं होंगी, वो इनके ठेकेदारों की होगी। हमारा क्या फायदा है? हमारे बच्चे आज भी सड़कों पर है, रो रहे हैं और बता रहे हैं, आज भी मैंने देखा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं इन्होंने वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी। जब जाहिलों को तुमने सत्ता में बिठा दिया, पढ़े लिखे जो है बीएलडब्ल्यू की पोस्ट के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो ऐसा ही माहौल आपको देखने को मिलेगा। जिस दिन पढ़ा लिखा भाजपा से टिकट लेना, पीएचडी करके स्कॉलर जो बना यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो दरबदर की ठोकरें खा रहा है, वही शख्स भाजपा के कार्यालय में जाकर बीजेपी से टिकट मांगे ना। क्यों अनपढ़ और जाहिलों को, ठेकेदारों को टिकटें दे रहे हैं?
क्यों बांटी जा रही है? ये परिवार की बात कर रहे हैं ना, तुम भी पढ़े लिखे इंसान को दे दो ना, किसी को जिसके पास हुनर है, जिसके पास काबिलियत है, जो जनता की आवाज को समझ सकता है, जो उनके दर्द को समझ सकता है, उसे क्यों नहीं मौका देंगे? ये भाजपा के लोग ईमानदार लोगों को टिकट देंगे? कोई भी पार्टी जो है ईमानदार लोगों को टिकट देने से कतराती है। जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसे ना भाजपा टिकट देगी, ना संघ के लोग देंगे। बताएंगे संघी यहां दुनिया भर के, आरएसएस के लोग दुनिया भर के, लेकिन जो गरीब है उसे भाजपा कभी भी आगे नहीं लाएगी। लाए ना, इस बार एमपी के चुनाव है, मैं देखूंगा किन चेहरों को लाएंगे, जिनके पास ऑलरेडी करोड़पति होंगे उनको टिकट देंगे। महराज मलिक इस बार इलेक्शन लड़ेगा। एमपी का चुनाव मुझे मजबूरी है, मैंने आवाम की रहबरी करनी है, क्यों ना खड़ा हो जाऊं और जनता तय करे। वैसे भी मोदी का सपना 400 के पार है। अगर एक सीट जम्मू कश्मीर में महराज मलिक जैसा नौजवान पार्लियामेंट में घुसेगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की आवाज किसे कहा जाता है। आप नेता क्यों बना रहे हो, लीडर क्यों बना रहे हो? जो शख्स 2010 में चीख चीख के कह रहा था मोदी के साथ बैठ कर, क्या यहां जलसे नहीं हुए? किश्तवाड़ के अंदर जलसा हुआ, जम्मू के अंदर जलसा हुआ, बताया गया कैजुअल लेबरर्स का अजाला करेंगे, हुआ 10 साल बीत गए। अब क्या लेकर आएंगे? ये बताएंगे ना कि हमने राम मंदिर बनाया। क्या ये सवाल कोई नहीं पूछेगा इनसे कि तुमने कैजुअल लेबरर्स का गला क्यों घोटा? पूछो ना तुम लोग, लेकिन ये सवाल तो पूछेंगे नहीं। करप्शन इनको बोलो। एक भाजपा का कोई खड़ा होकर, आप बोल रहे हैं ना कि महराज चीखता है, महराज चीख चीख के बात करता है, कोई बीजेपी का, किसी भी पार्टी का एक आदमी जिसे लीडर कहा जाए, जिसने चुनाव लड़कर जीता हो और उसने सत्ता में बैठकर ईमानदारी से काम किया हो, वो अपनी मुंह से सिर्फ इतनी बात बोले कि मैंने ईमानदारी से काम किया। एक लीडर कोई खड़ा करके दिखाओ। जिस दिन आप माइक उठा के जाते हैं ना इन नेताओं के पास, एक को भी बोलना क्या तुमने अपनी जिंदगी में जो आपको मौका मिला आपने ईमानदारी से काम किया? एक महराज जम्मू कश्मीर का, और दावे इस डंके की चोट पे कहता हूं, ईमानदार हूं और कट्टर, बिल्कुल कट्टर ईमानदार हूं। 1 रुपया किसी का नहीं खाया हूं। हाँ, लोगों ने अगर दिया होगा वो बात अलग है, किसी ने याराने में दे दिया, उसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसने लिया है। ये चीजें आपको समझनी होंगी कि अगर देश के अंदर आपने अपनी आवाज को दिखाना है तो अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को वहां पर बिठाना होगा, वरना डॉक्टर जितेंद्र आएगा, ये लोग सिलेक्ट करेंगे कि हमने आप फलाने को टिकट दी, आप लोग वोट दो। लोग वोट नहीं देंगे, लोग पहले मैंडेट देंगे, उसके बाद वोट देंगे, और खर्चा भी कम होगा। देखिए, जिस दिन लोग मैंडेट देंगे ना, उस दिन इलेक्शन में, चुनाव में खर्चा कम आएगा। वरना लोग कहते हैं कि आप एमपी का चुनाव तो लड़ने जा रहे हैं, लेकिन पैसा कहां से लाओगे? लेकिन जब लोग मुझे मैंडेट देंगे ना, तो वोट खुद देंगे, वो लोग खुद काम करेंगे, मुझे काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक मैं कोशिश करूंगा, आवाम की आवाज बनना वो हमारी जिम्मेदारी है, छोटी सी जिंदगी है, अपना फर्ज निभाएंगे। लेकिन ये सवाल इनसे जरूर पूछना कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सत्ता में रहा वो ईमानदार कौन है, मुझे भी उसका चेहरा देखना। बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब, ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महराज मलिक, डीडीसी डोडाकारा और आम आदमी पार्टी के एक मैन सुतून। इनका साफ साफ यही कहना है कि भाजपा क्या कर रही है वो सब कुछ सामने, और आने वाला जो वक्त है काफी खतरनाक वक्त है, और वह खतरनाक इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट्री चुनाव जो है वो होने वाले हैं। अब यह देखना होगा कि लोग किस ओर जाएंगे और लोग जो है वो किन लोगों को चुनेंगे और कौन से लोग जो है वो सामने निकल के आएंगे। और टाइम के लिए तौसीफ खांडे के साथ कैमरामैन राजेश गोस्वामी।